बस्तर टॉकीज में हमेशा हम बातचीत करते हैं कि बस्तर में हो रही मुठभेड़ों को लेकर, माओवादियों की स्थिति को लेकर, साथ ही साथ आदिवासियों की स्थिति को लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे मुठभेड़ की, लेकिन ये मुठभेड़ बस्तर में नहीं हुई है। ये मुठभेड़ हुई है झारखंड के गुमला के इलाके में, और ये मुठभेड़ माओवादियों से नहीं हुई है, बल्कि माओवादियों की ही तरह उस इलाके में सक्रिय एक PLFI संगठन, उसके एक कमांडर के साथ में हुई है, और जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम था। तो मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए कि वहाँ पे क्या स्थिति है। झारखंड अब लगभग माओवादियों से मुक्त होने की स्थिति में है, ऐसा सरकार का कहना है। और ऐसे में एक दूसरा संगठन, उसकी क्या स्थिति, उस पर भी मुझे लगा बातचीत होनी चाहिए। और बस्तर में भी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ बातचीत की जाए, मुझे लगा। तो बातचीत करते हैं इस पर कि क्या हुआ है मुठभेड़ और किसे मार गिराया गया है, 15 लाख का इनाम क्यों था, और क्या है ये संगठन, सारे इस मुद्दों पर। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज एक सूचना निकल कर आई झारखंड से कि झारखंड के गुमला इलाके में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 15 लाख के इनामी एक उग्रवादी संगठन के बड़े लीडर को जवानों ने मार गिराया। उसके संबंध में ये जानकारी मिली थी, जो पुलिस ने प्रेस नोट के माध्यम से भी बताया है कि जिसे मार गिराया गया है वो PLFI का सुप्रीमो सह रीजनल कमांडर मार्टिन किरकेट्टा, जिस पर 69 मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस ने बताया कि गुमला जिले के कामडारा में इस जो उग्रवादी संगठन का जो बड़ा लीडर है उसे मार गिराया गया। पीपल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI, उसका ये कुख्यात रीजनल कमांडर था, और इस पर 15 लाख का इनाम घोषित किया था झारखंड की पुलिस ने। और इसके मारे जाने से अब कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस के अधिकारियों ने यह बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कामडारा के पारही चंगाबाड़ी जंगल में मार्टिन किरकेट्टा के दस्ते के एकत्रित होने की सूचना पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन में जब फोर्स वहां पर पहुंची तो इन उग्रवादियों ने फोर्स पर फायरिंग शुरू कर दी, और इस मुठभेड़ में उनका जो बड़ा लीडर है मार्टिन किरकेट्टा, वो मुठभेड़ में मारा गया। घटनास्थल से एक हथियार बरामद हुआ है, माउजर, और उसके कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मार्टिन किरकेट्टा जब मारा गया उस वक्त और भी उसके साथी वहां पर उपस्थित थे, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक पिस्टल और कुछ गोलियां बरामद की गई हैं। मार्टिन किरकेट्टा को लेकर बताया गया कि वो सन 2000 से PLFI संगठन से जुड़ा हुआ था, और उसके द्वारा गुमला के कुरकुरा व मुर्गा जंगल में चर्चित जो सबसे बड़ा नरसंहार था, उसका मुख्य आरोपी भी था। इसके खिलाफ गुमला में 30 मामले, रांची में 11, खूंटी में 14, सिमडेगा में 6, चाईबासा में 4 और चतरा में 1, लगभग 69 मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। मार्टिन किरकेट्टा के मारे जाने से जिले के कई व्यवसाय संवेदक व पुलिस ने भी चैन की सांस ली है, ये इस जानकारी में लिखा है। ये जानकारी हमें हमारे जो झारखंड के साथी रुपेश भाई ने, जो वहाँ पे स्थानीय वहाँ एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, उन्होंने उपलब्ध कराई है। और साथ ही साथ इसमें पुलिस के अधिकारी जो SP हैं गुमला के, हरीश बिन जमा, उन्होंने क्या कहा उसको पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे भी बात करेंगे। मैं विस्तृत रूप में बता दूं, एक गुप्त सूचना हम लोगों को मिली थी। सूचना के सत्यापन के लिए एक ऑप्स प्लान बनाया गया। ऑप्स प्लान जो SDPO बसिया हैं उनके नेतृत्व में बनाया गया। साथ में लोकल कामडारा थाना के सारे अधिकारी मौजूद रहे, बसिया थाना के भी अफसर रहे, थाना प्रभारी रहे, और पालकोट के भी थाना प्रभारी और अफसर वहाँ से मौजूद रहे। टीम को मल्टीपल टीम्स उसमें बनी थी, क्योंकि हमें ये पुख्ता सूचना मिली थी कि मार्टिन किरकेट्टा अपने पूरे दस्ते के साथ यहाँ मौजूद हैं। उसी के सत्यापन के लिए इसी जगह पर अलग अलग एरिया से हम लोगों ने टीम्स की एंट्री कराई। कॉर्डन हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा था। जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँचती है तो दस्ते की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, हमारे तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। उसी के फलस्वरूप मार्टिन किरकेट्टा का इनकाउंटर होता है। मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है, और बाकी जो इसके दस्ते के सदस्य थे वो फायरिंग करते हुए भागने में सफल हो जाते हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से पूरे ऑपरेशन को लेकर पुलिस अधिकारी ने अपना बयान दिया है। साथ ही साथ रुपेश भाई ने कुछ और जानकारी भेजी है झारखंड से, जिसमें उन्होंने बताया कि जो गुमला का इलाका है, उस इलाके में आतंक के खिलाफ गुमला की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, और बीते 10 दिनों में 4 उग्रवादियों को मार गिराया गया है।
उन्होंने जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई उसके आधार पर गुमला झारखंड सहित गुमला जिला की पुलिस के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस अब इस माओवादियों की समस्या को खत्म करने के आखिरी मुकाम तक पहुंचने ही वाली है, लगभग पूरी तरह से खत्म करने की कगार पर है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 10 दिन के अंदर 4 बड़े लोगों को मार गिराया गया है जो बड़े स्तर के कमांडर हैं, जिसमें पुलिस ने प्रतिबंधित PLFI के सुप्रीमो मार्टिन किरकेट्टा को मार गिराया और उसके ऊपर सरकार ने 15 लाख का इनाम तो रखा था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ ही साथ ये केंद्रीय कमेटी का सदस्य भी था और पुलिस ने पिछले शनिवार को घाघरा के लवादाग के सखुआ टोली में एक और जो उग्रवादी संगठन है JJMP के जोनल कमांडर दिलीप लोहरा व सक्रिय सदस्य समुंदर लोहरा व सुशील मुंडा को भी एक मुठभेड़ में मार गिराया। उस वक्त घटनास्थल से एक AK-47 और 2 इंसास व देसी राइफल भी बरामद किया गया था। SP गुमला हरीश बिंजमा ने बचे हुए माओवादियों से सरेंडर करने की अपील भी की है ताकि वो आराम से अच्छी जिंदगी जी सकें। ये तो रही जानकारी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये PLFI क्या है, तो PLFI को लेकर मैंने कुछ जानकारियां इकट्ठी की कि आखिर मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि PLFI क्या है और आखिर हम आज उस पर क्यों बातचीत करें, क्योंकि मुठभेड़ झारखंड के गुमला में भी हुई है। मुठभेड़ हुई है तो मैं सोच रहा था कि क्या कभी बस्तर में भी तो कहीं ऐसा ही कुछ नहीं हो पाएगा। झारखंड बिहार का इलाका भी किसी समय में माओवादियों से ग्रसित इलाका था और माओवादियों की पैठ थी, लेकिन आज भी झारखंड में माओवादी हैं, क्योंकि मेरी झारखंड के माओवादियों से भी किसी माध्यम से अलग अलग माध्यम से बातचीत होती है। हालांकि उस इलाके में भी अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने एक लालू करके सरेंडर माओवादी का इंटरव्यू किया था जो किसी समय में झारखंड में सक्रिय था और उसने आकर बीजापुर में समर्पण किया था और उस इंटरव्यू के बाद झारखंड में माओवादियों ने एक प्रेस नोट भी जारी किया था बस्तर टॉकीज में चले हुए इस वीडियो के आधार पर, जिसमें उन्होंने बस्तर टॉकीज के वीडियो का हवाला देते हुए लालू पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, जो उनका पुराना साथी था। तो इसका ये मतलब है कि आज भी जो CPI माओवादी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी जो प्रतिबंधित पार्टी है, उनके सदस्य आज भी झारखंड में सक्रिय हैं लगातार। उसमें बीजापुर, बस्तर और सुकमा इलाके के भी बहुत सारे माओवादी हैं जो झारखंड में जाकर उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो जो PLFI को लेकर जो जानकारी मुझे मिली है, इसमें ये पता चला है कि PLFI का मतलब है पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया। ये भारत के एक वामपंथी उग्रवादी संगठन है जो मुख्य रूप से झारखंड में सक्रिय है। इसे माओवादी संगठन से अलग लेकिन उसके जैसा ही विचारधारा वाला एक संगठन माना जाता है। और इसकी जो प्रमुख जानकारी है कि 2007 में DK शर्मा और दिनेश गोप नामक एक पूर्व माओवादी कमांडर ने इसकी स्थापना की। ध्यान दीजिएगा, पूर्व माओवादी कमांडर ने इस संगठन की स्थापना की है। इसका मुख्य क्षेत्र है झारखंड के खासकर रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और चाईबासा, ये कुछ इलाके हैं जिस इलाके में ये संगठन सक्रिय है। कुछ गतिविधियां उड़ीसा, बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी हैं, मतलब समय समय पर ये यहाँ से वहाँ मूव करते होंगे। इनका उद्देश्य जो ये बताते हैं कि ये किस उद्देश्य से इस संगठन की रचना की गई है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का दावा, तथाकथित पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और वास्तव में जो जानकारी निकली है कि यह संगठन लेवी वसूली, भूमाफिया समर्थन और ठेकेदारी से पैसा कमाने में ज्यादा लगा रहता है। समझ रहे हैं ना, मतलब ये बता रही है कि ये आदिवासियों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्होंने संगठन का निर्माण किया है, लेकिन इनका असल उद्देश्य लेवी वसूली जैसे कामों में संलिप्त रहने का है। मुख्य गतिविधियां निर्माण कार्य से लेवी जबरन वसूली करना, रेलवे सड़क परियोजनाओं में बाधा डालना, ठेकेदारों और व्यापारियों से रंगदारी, सुरक्षा बलों पर हमला और हथियारों की तस्करी करना। इनके जो प्रमुख नेता है दिनेश गोप PLFI के संस्थापक और शीर्ष नेता रहे। झारखंड पुलिस और NIA और केंद्र सरकार के वांटेड लिस्ट में भी है। उन पर 20 लाख रुपए का इनाम था। 2023 में NIA ने दिल्ली से उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि PLFI और माओवादी अगर अलग अलग हैं तो इनके बीच में क्या कुछ अलग मतलब अंतर क्या है, तो उस अंतर को लेकर बताता हूँ। विचारधारा जो है PLFI माओवादी जैसी है लेकिन गहराई में नहीं है। मतलब वो बताती जरूर है कि हम आदिवासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर, जमीन पर नहीं। लेकिन CPI माओवादी जो है वो बहुत पुरानी संगठित एक पार्टी है। हालांकि उनका जो मर्ज हुआ वो 2004 में हुआ, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो इनसे ज्यादा मजबूत है इसकी तुलना में। संगठन को लेकर बात की जाए तो एक बिखरा हुआ गैंग जैसा हालात है ये PLFI का, जो गैंगवार वाली स्थिति है। और यही वजह है कि ये
बहुत जल्दी आपस में ही लड़ मरते हैं और पैसे वसूली पे ज़्यादा इनका फोकस है। और जो माओवादी पार्टी है वो कैडर आधारित है, जैसे उनके DVCM, DKZC या SZC, CC, पोलित ब्यूरो, इस तरह का उन कैडर के आधार पर उनका पूरा संगठन संचालित होता है। इनका लक्ष्य है वसूली, सत्ता में हिस्सेदारी, और माओवादियों का जो लक्ष्य है, जो वो बोलते हैं कि वो जन क्रांति से सत्ता पलट करेंगे। हालांकि दोनों ही अपने काम में कितना सफल हैं तो आप भी जान रहे हैं और माओवादी पार्टी भी जानती है, लेकिन इन दोनों के उद्देश्य बता रहा हूँ। प्रमुख कार्य है इन PLFI का लेवी वसूली और जमीन विवाद के माध्यम से पैसे की वसूली, और CPI का प्रमुख है कि दीर्घकालीन संघर्ष किया जाए गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से। वर्तमान स्थिति पर अगर बात की जाए तो PLFI की जो ताकत है पहले की तुलना में बहुत कम हो गई है। दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद संगठन में नेतृत्व का संकट है। झारखंड पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार इन पर कार्रवाई कर रही हैं और संगठन अब आपसी गुटबाजी, संसाधन की कमी और कैडर पलायन से भी जूझ रहा है। आपसी गुटबाजी मतलब देखिए, अभी तक ये माओवादियों के बीच में नहीं आया कि उनके बीच में आपसी गुटबाजी है। हालांकि जो समर्पण करने वाले माओवादी हैं, कई बार उनके द्वारा इस तरह के खुलासे किए जाते हैं कि संगठन में भी आपसी तनाव की स्थिति है और कई लीडरों का आपस में नहीं जमता या कई बार आपसी मतभेद होता है, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा PLFI में है और इस तरह की स्थिति है। और उस स्थिति के बाद जब मैं इस पर सोचा कि अपने दर्शकों से बातचीत की जाए और अपने दर्शकों के लिए एक शॉर्ट में इस जानकारी को बनाया जाए, तो इत्तेफाकन आज मेरी बात झारखंड में जो माओवादी संगठन के जो प्रवक्ता है अशोक, उनसे हुई। तो मैंने उनसे भी पूछा कि PLFI से आप लोगों के कैसे संबंध हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा इस संगठन से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने तो बड़े आरोप भी लगा दिए। हालांकि इस आरोप को, ये माओवादियों का आरोप है और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सरकार के साथ मिलकर लेवी वसूली करने में संलिप्त रहता है और जब पैसे के बंटवारे में विवाद है और यही वजह है कि अब ये सरकार के लिए ही नाक में दम करने लगे हैं और उनके लिए चुनौती हो गई है, तो मुठभेड़ में मार दिए जा रहे हैं। ये आरोप माओवादियों की तरफ से, जरूरी नहीं है कि सही हो सकता है कि उनके आपसी द्वेष भावना की वजह से भी इस तरह के आरोप लगाए जाते हों, लेकिन ये आरोप माओवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक, जो कि झारखंड में इस वक्त CPI माओवादी के जो संगठन बचे हैं उनके तरफ से बयान जारी करते, उनके प्रेस नोट जारी करते उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में काफ़ी विरोधाभास है और ये गैंगवार है और एक गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो PLFI से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो समर्पित माओवादी हैं उनके द्वारा इस तरह के इस संगठन का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने इसकी तुलना बस्तर में DRG की फोर्स से कर दिया कि बस्तर में जिस तरह से समर्पित माओवादियों का जो फोर्स है, हालांकि एक समय में नारायणपुर में SP रहे प्रभात कुमार ने इस पर पूरी स्पष्टता के साथ बात रखी थी कि जो सभी के मन में ये बात है कि DRG केवल समर्पित माओवादियों की एक टीम है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ हिस्सा समर्पित माओवादियों का है, साथ ही साथ एक बड़ा हिस्सा जिनकी भर्ती होती है बस्तर फाइटर या जिला बल के माध्यम से, उनका है। लेकिन बहुत लोग को ये पता है कि DRG एक समर्पित माओवादियों की बनाई गई टीम है जो कि माओवादियों के खिलाफ ही लड़ रही है। तो झारखंड में सक्रिय माओवादी प्रवक्ता अशोक ने इस बात का दावा किया कि ये बस्तर में DRG की तर्ज पर ही ये PLFI का निर्माण हुआ था और अब वो सरकार के लिए ही चुनौती बन गया है, सिरदर्द बन गया है, उसे खत्म किया जा रहा है। या किसी समय में PLFI जो है ये माओवादियों से भी लड़ते थे ये लोग और माओवादियों को खत्म करने का भी दावा करते थे। इस तरह की बात भी उसने बताई अशोक ने। तो ये स्थिति है और अगर वाकई में समर्पित माओवादियों ने इस तरह से लेवी वसूली को लेकर एक नई टीम बना दी, एक नया दल बना दिया, एक नया संगठन बना दिया और सशस्त्र दल बना लिया, जो आज सरकार के लिए एक और चुनौती हो गई माओवाद को लेकर। मतलब झारखंड में सोचिए कि JJMP जो बीते दिनों मारे गए 3 लोग और उसके बाद अब PLFI के एक नेता को मारा गया। CPI माओवादी तो है ही, भले बहुत कमज़ोर है, खत्म होने की कगार पर है, लेकिन है। जब तक पूरी तरह से ना खत्म हो जाए तब तक तो आप उस बात को नकार नहीं सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस्तर में जब माओवाद समाप्त हो जाएगा और यहाँ पे जो 4 खदानें अभी अलॉट की गई हैं, ऐसी जानकारी भी है, वो खदानें शुरू होंगी तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आएंगे तो बहुत सारे बड़े लोग, उद्योगपतियों का आगमन भी बस्तर में होगा, बस्तर की इस पावन धरा पर, और फिर बहुत बड़े बल्क में पैसों का लेन देन और ये सारी चीज़ें होंगी, व्यापार बढ़ेगा। तो इस तरह के संगठन जो समर्पित माओवादी हैं,
कहीं उनके द्वारा बस्तर में भी इस तरह के संगठन का निर्माण ना कर लिया जाए, इस पर भी ध्यान देना होगा। और फिर समर्पित माओवादियों को लेकर जो मैं पहले बार बार सवाल उठाता हूं कि अगर वो समर्पण कर रहे हैं तो उनके हथियार क्यों नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि अगर वो हथियार नहीं आ रहे तो उन हथियारों का उपयोग कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले समय में 31 मार्च के बाद जब पूर्णतः सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि अब माओवाद जड़ से समाप्त हो चुका है, तब उन हथियारों का उपयोग इस तरह के नए उग्रवादी संगठन बनाने के तौर पर तो नहीं कर लिया जाएगा। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन एक कयास लगा रहे हैं, क्योंकि आपको हर एक निगाह, हर एक बिंदुओं पर नज़र तो रखनी होगी। जैसा झारखंड में हुआ वैसा बस्तर में तो नहीं हो जाएगा। ऐसा ना हो कि माओवाद समाप्त हो जाए और इस तरह के कई उग्रवादी संगठनों का निर्माण हो जाए और वो फिर से सरकार के लिए चुनौती बन जाए। रुपेश भाई बता रहे थे कि वहाँ के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों से माओवाद समाप्त हो गया, तो उस इलाके में ये बात तो है कि माओवादियों से भी वहाँ के ग्रामीण परेशान थे। वो बता रहे हैं कि अब लोग खुलकर बोलते हैं माओवादियों के खिलाफ, लेकिन एक बात ये भी बोलते हैं कि जब माओवादी थे तो रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती थी, दूसरी घटनाएं होती थी, लेकिन अब उस तरह की घटनाएं भी उनके इलाकों में होने लगी। ये सारी बातों को मुझे लगा कि कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बस्तर के भविष्य को हर कोई कल कोई पूछ रहा था कि 31 मार्च के बाद बस्तर का क्या होगा। तो 31 मार्च के बाद बस्तर का क्या होगा, इस पर भी हमको कयास लगाना चाहिए। तो उस कयास को लगाते हुए मुझे लगा झारखंड की इस बड़ी घटना को, क्योंकि वहां मुठभेड़ हुई है, तो आपको बताऊं और मेरे मन में जो बात चल रही है वो भी आपको बताऊं। आप भी सोचिएगा, आप भी अपने विचार रखिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं कि 31 मार्च के बाद बस्तर का क्या होगा। अगर ये बातचीत, ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।